जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एग्जाम शास्त्र स्टडी चैनल पर, जहां हम अभी पॉलिटी को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। हमारा अभी तक पॉलिटी में हमने पॉलिटी का उद्भव हमने पढ़ लिया था, राज व्यवस्था का उद्भव हम पढ़ चुके थे और इस तरह से आगे यूरोपियन कंपनी किस तरह से आई और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का विकास का क्रम क्या रहा। उसके बाद अगर थोड़ा मैं पीछे जाकर अगर समझने की कोशिश करें कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी पिछली क्लास में, तो पिछली क्लास में हमने सबसे पहले क्या देखा कि 1757 का प्लासी का युद्ध होता है और प्लासी के युद्ध से अंग्रेज भारत में अपना पदार्पण करते हैं ढंग से, और उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ ठीक 7 साल बाद, और फिर बक्सर के युद्ध में होने के बाद में 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है अंग्रेजों और नवाबों के बीच में। इलाहाबाद की संधि होने के बाद बंगाल का शासन क्लियर हो जाता है कि वो किस तरफ जाएगा और कौन उस पर शासन करने वाले हैं, और वहीं से शुरुआत होती है द्वैध शासन की। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। द्वैध शासन मतलब कि व्यापारिक जितने भी मामले होंगे, व्यापार से संबंधित जो भी क्रियान्वयन होगा, जो भी क्रियाकलाप होंगे, वो सब कंपनी करेगी, और निजामत से संबंधित मतलब शासन चलाने से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप होंगे वो सब राजा करेगा या उसका अपना तंत्र करेगा। यहां तक बात क्लियर है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, सब कुछ बहुत अच्छे से आगे चल रहा था। लेकिन द्वैध शासन की अगर हम बात करें तो बंगाल में द्वैध शासन जब हो चुका था तो अंग्रेज व्यापारिक गतिविधियों में लिप्त थे और शासन राजा और नवाब के द्वारा चलाया जा रहा था। व्यापारिक गतिविधियां व्यापार करते करते जो कंपनी थी, कंपनी के जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वो कई अवैध गतिविधियों में लिप्त होने लगे। जैसे अपना व्यापार करना शुरू कर दिया। कंपनी के लिए तो काम करेंगे ही, लेकिन साथ साथ अपना भी व्यापार करना शुरू कर दिया कि भैया ठीक है, एक जहाज इनका जा रहा है, एक जहाज हमारा भी जो है आप लेकर जाओ, ब्रिटेन लेकर जाओ, इंग्लैंड लेकर जाओ या किसी अन्य जगह। तो अपने स्तर से भी व्यापार करना शुरू कर दिया। इसके अलावा कंपनी के अधिकारियों में और कंपनी के कर्मचारियों में बहुत ज्यादा रिश्वत का प्रचलन बढ़ गया, ब्राइब का प्रचलन बढ़ गया, जिसकी वजह से कई तरह की परेशानियां सामने आ गई। जब रिश्वत आ गई तो फिर भ्रष्टाचार भी बढ़ने लगा और खुद का व्यापार शुरू हो गया कंपनी के माध्यम से, रिश्वतखोरी शुरू हो गई, भ्रष्टाचार शुरू हो गया। तो जब यह स्थिति आ गई तो कंपनी की स्थिति बहुत दयनीय हो गई, क्योंकि जो राजस्व, जो प्रॉफिट का मार्जिन कंपनी को जाना था वो अब पर्सनल पॉकेट्स में जाने लगा। किसके पर्सनल पॉकेट्स में जाने लगा? अंग्रेज व्यापारियों के पर्सनल पॉकेट्स में जाने लगा, और उन्होंने बहुत ज्यादा अथाह संपत्ति अपनी बना ली। लेकिन इन सबके बीच कंपनी को घाटा होने लगा और कंपनी की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो गई। और बहुत ज्यादा जब दयनीय हो गई तो परिणाम ये निकला, रिजल्ट ये निकला कि कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटिश पार्लियामेंट से या फिर ब्रिटिश मंत्रिमंडल से पैसा लेना पड़ गया, उधार कर्जा लेना पड़ गया, और 10 लाख पाउंड के लगभग कर्जा लेना पड़ा, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का कान खड़े हुए भाई कि यार ऐसा क्या है कि हमने सारे संसाधन भारत में, संपत्ति से, हर चीज से साधन संपन्न भारत है, आप वहां अगर कर्जा लेने की स्थिति में हैं तो आखिर आप कर क्या रहे हैं वहां? आखिर आप भारत में क्या कर रहे हैं? भारत से व्यापार किस तरह से कर रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ घोटाला है, कहीं ना कहीं वो चीजें चल रही है जो नहीं होनी चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बात समझ में आई और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के काम को, कंपनी के क्रियाकलापों को रेगुलेट करने की सोची कि यार यहां कोई ना कोई कानून बनाना पड़ेगा, यहां कोई ना कोई नियम या कोई ना कोई विधान बनाना पड़ेगा, कोई एक्ट बनाना पड़ेगा, कोई अधिनियम बनाना पड़ेगा, जिससे कि
कंपनी के कामों को रेगुलेट भी किया जाए और कंट्रोल भी किया जाए। तब इन सब समस्याओं के दृष्टिगत अभी तक ये सब चीजें चल रही थी, लेकिन कैसे चल रही थी? द्वैध शासन के अंतर्गत सब कुछ चल रहा था। लेकिन अब यहां से शुरुआत होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की, जिस रेगुलेटिंग एक्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में लागू किया। और अब इसमें ये प्रावधान किए गए कि इसमें ये निर्धारित किया गया कि भैया अब आगे की कहानी हम शासन भी करेंगे, हम व्यापार भी करेंगे, लेकिन वो ऐसे करेंगे जैसे हमने इसमें लिख दिया। किसमें लिख दिया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में लिख दिया। तो आज हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अभी स्टार्ट करते हैं और आपको मैं फिर से वही चीज बोलूंगा कि सभी लोग कॉपी और पेन, नोटबुक अपना जो भी है वो लेकर बैठें और पूरे लेक्चर को नोट डाउन जरूर करें, ताकि आप कनेक्टेड रहें और कोई चीज भी आपसे मिस ना हो। दूसरी चीज, मैं कमेंट्स में देख रहा था कुछ लोग थे, कुछ स्टूडेंट्स थे जो कह रहे हैं कि सर पॉलिटी की क्लास कंटिन्यू करना। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, ना केवल पॉलिटी, हम जो भी सब्जेक्ट पकड़ेंगे उसको हम लास्ट तक लेकर जाएंगे। बस आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अच्छे से जुड़कर सारी चीज नोट डाउन करके अपनी तैयारी करें, अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएं। ओके, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हमारी पॉलिटी। और आज का टॉपिक है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखो, हमने अभी कारण डिस्कस किए थे कि आखिर इस एक्ट को लाने के कारण क्या रहे। आखिर इस एक्ट को लाने के कारण क्या रहे? तो कारण अभी हमने डिस्कस किए थे कि कंपनी में क्या होने लगा था? कंपनी में रिश्वतखोरी, चूंकि द्वैध शासन था, रिश्वतखोरी। दूसरी बात निजी व्यापार कंपनी के कर्मचारी करने लगे थे। तीसरा, क्या चीजें होने लगी? भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका था। जो कंपनी के कर्मचारियों को, अधिकारियों को जो अपना 100% कंपनी के प्रति देना चाहिए था, वो अब वहां न जाकर अपने सेल्फ पॉकेट्स में जा रहा था। और जब ये सब हो रहा था तो इसकी वजह से कंपनी की स्थिति क्या हो गई? बहुत आर्थिक स्थिति जो थी अत्यधिक दयनीय हो गई। आर्थिक स्थिति अत्यधिक दयनीय हो गई, और इतनी दयनीय हो गई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से कंपनी को कम से कम 10 लाख पाउंड उधार लेने पड़े। कहां से? ब्रिटिश पार्लियामेंट से। तो ये इतनी सारी समस्याएं रही जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को सोचना पड़ा कि भाई भारत में जो कंपनी व्यापार कर रही है, जो शासन कर रही है, वो सब भैया चेंज करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यहां क्या था लगा हुआ? द्वैध शासन वही था कि व्यापार कंपनी के लोग करेंगे और शासन जो चलाएंगे वो नवाब या राजा जो भी लोग थे, जिन्होंने हार मान ली थी शुरू में, वो लोग चलाएंगे। तो इतनी सारी समस्याएं पैदा हो गई जिस वजह से भारत में शासन करने के लिए, व्यापार करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को सोचना पड़ा। वो सोचने के लिए मजबूर हो गई और उसी का नतीजा ये निकला कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ। माय डियर, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ। किसकी वजह से? इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से। ये जो कारण थे
इन कारणों की वजह से ही तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, क्योंकि ये परेशानियां कहाँ हो रही थी? ये परेशानियां हो रही थी बंगाल में। अब हम बात करते हैं कि आखिर इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और आखिर किस तरह से ये आगे चले। तो यहाँ का थोड़ा सा सिस्टम समझते हैं भैया। जिस समय 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आया था, हम समझते हैं कि ब्रिटेन में जो हमारा सरकार थी, ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल था, उसका स्ट्रक्चर क्या था। समटाइम्स पूछ लेता है, बहुत सारे प्रश्न वहीं से आते हैं माय डियर। तो ये बात आप समझें कि इस समय जब ये एक्ट आया था तो ब्रिटेन का जो राजा था, ब्रिटेन का जो राजा था वो कौन था? ब्रिटेन का जो राजा था वो था जॉर्ज तृतीय। ब्रिटेन का राजा जॉर्ज तृतीय था, जो कम से कम 1760 से लेकर 1820 तक, 1760 से लेकर 1820 तक ये राजा रहा। तो आगे 1820 तक जितने भी एक्ट आएंगे, जो भी अधिनियम आएंगे, तो वो उस समय राजा यही रहेंगे साहब। इसी समय जो ब्रिटेन के पीएम थे, प्रधानमंत्री जो थे, प्राइम मिनिस्टर, लॉर्ड नॉर्थ थे। लॉर्ड नॉर्थ थे यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे। और साहब इसी समय जो बंगाल का गवर्नर था, देखो रॉबर्ट क्लाइव अभी तक चले आ रहा था, क्योंकि 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने जो ये बात की थी, बंगाल का प्रथम गवर्नर था ये। और साहब जो बंगाल का वर्तमान में गवर्नर चल रहा था, वॉरेन हेस्टिंग था। ये अभी स्थिति कौन सी है? ये स्थिति वो है जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के आने से पहले की थी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अभी तक आया नहीं था, उससे पहले बंगाल की स्थिति ये थी और ब्रिटेन की स्थिति ये थी। बंगाल में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इन समस्याओं को दूर करने के लिए, इन कमियों को दूर करने के लिए आता है। और यहां पर अब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के हिसाब से कुछ प्रावधान नए किए जाते हैं, तो उसी को हमें समझना है। अब आगे हमने यहां समझा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को लाने के पीछे कारण क्या थे। कारण ये थे कि 1765 में जब संधि हुई थी इलाहाबाद की, तो उसके बाद बंगाल में द्वैध शासन लग गया था। द्वैध शासन के साथ साथ अंग्रेज अधिकारी कर्मचारी करप्शन में चले गए, अपना व्यापार करना शुरू कर दिया, रिश्वतखोरी शुरू हो गई, भ्रष्टाचार शुरू हो गया, कंपनी की स्थिति बहुत दयनीय हो गई, आर्थिक स्थिति बहुत लचर हो गई। और यह स्थिति हो गई कि कंपनी को ब्रिटिश संसद से 10 लाख पाउंड का कर्जा लेना पड़ गया, उधार लेना पड़ गया, लोन लेना पड़ा। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट के कान खड़े हुए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में आया कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है भाई भारत में। भारत पूर्णतः साधन संपन्न है, सब कुछ संपन्न देश है, सब कुछ वहां है जो इनको चाहिए व्यापार के लिए, तो आखिर इनको ऐसी स्थिति में कैसे आ गए। तब इन्होंने उसका क्या किया, एक अपनी सीक्रेट कमेटी बनाई, एक अपनी गुप्त समिति बनाई। और जिन्होंने समिति बनाई वो किसके द्वारा गठित की गई थी गुप्त समिति? ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा। जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, उनके द्वारा वो गुप्त समिति बनाई गई थी। और उनकी गुप्त समिति की सिफारिश के आधार पर ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हो गया था। और जब वो पारित हो गया तो अब भारत में आना था,
और ये भारत में आ चुका था। और उस समय जो ब्रिटेन में थे राजा वो जॉर्ज तृतीय थे, और जो ब्रिटेन के पीएम थे वो लॉर्ड नॉर्थ थे, और जो बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बने थे, ये बात आप याद रखना। जो वर्तमान में गवर्नर थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे। बट ये बंगाल की स्थिति थी 1773 से पहले की। अब आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब बंगाल का जो गवर्नर का पद होता था वो अब गवर्नर नहीं रहेगा माय डियर, वो अब गवर्नर जनरल हो जाएगा, वो अब गवर्नर जनरल हो जाएगा। तो अब आगे समझते हैं कि आगे समझते हैं कि आगे इस एक्ट के माध्यम से क्या क्या प्रावधान किए गए। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से आखिर जो प्रावधान किए गए वो प्रावधान क्या थे? वो प्रावधान क्या थे? सबसे पहली बात, एक बात समझें कि आखिर इस कंपनी का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के लाने का उद्देश्य क्या था? देखो, कंपनी के जो भी क्रियाकलाप चल रहे थे, कंपनी के जो भी काम चल रहे थे, वो ना केवल भारत में चल रहे थे, वो ब्रिटेन में भी चल रहे थे, वो इंग्लैंड में भी चल रहे थे। तो भारत और इंग्लैंड दोनों जगह कंपनी के क्रियाकलाप चलते थे। भारत में व्यापार होता था, और चूंकि ब्रिटेन के साथ होता था तो ब्रिटेन में भी तो हमें एक बॉडी चाहिए थी उस व्यापार को मैनेज करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, सप्लाई चेन मैनेज करने के लिए, क्योंकि यहीं से तो वो माल वहां जाता था माय डियर। तो ये जो काम हो रहे थे हमारे, तो कंपनी के जो कार्य हो रहे थे वो कहां कहां हो रहे थे भाई? कंपनी के जो कार्य हो रहे थे वो कंपनी के कार्य जो हो रहे थे वो भैया ब्रिटेन में भी हो रहे थे और भारत में भी हो रहे थे। कंपनी के कार्य ब्रिटेन और भारत में भी हो रहे थे। तो इन कार्यों को मैनेज करना ही तो था, इन कार्यों को ही तो कंट्रोल करना था। इन कार्यों को कंट्रोल कौन करता? इन कार्यों को कंट्रोल करना था 1773 के माध्यम से। अब कार्यों को कंट्रोल करना मतलब कंपनी के सुपरविजन को या कंपनी के प्रशासन को चलाने के लिए आखिर व्यवस्था क्या बनाई जाए। तो जो व्यवस्था बनी, जो प्रावधान किए गए वो क्या किए गए कि भैया जो कंपनी के कार्य हैं इनका जो सुपरविजन है, इसके लिए दो बॉडी बनी। इसके लिए क्या हुआ? काय के लिए? सुपरविजन हेतु, कंपनी के कार्यों के सुपरविजन हेतु इंग्लैंड में, कहा? इंग्लैंड में दो संस्थाएं बनी। इंग्लैंड में दो संस्थाएं बनती हैं, और ये दो संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं बंधु? ये दो संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? ये दो संस्थाएं, एक तो होती है भाई निदेशक मंडल, निदेशक मंडल, और दूसरी संस्था का नाम होता है स्वत्वधारी मंडल। स्वत्वधारी मंडल। देखो, निदेशक मंडल को क्या बोलते थे साहब? निदेशक मंडल को बोलते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और स्वत्वधारी मंडल को बोलते थे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। इसमें आई बनी है। तो एक बात, ये बात समझिए आप लोगों ने, देखो बहुत अच्छे से समझते हो चलो, कि भाई
कंपनी के जो कार्य थे वो कंपनी के कार्य ब्रिटेन में और भारत में 2 स्थानों पर रेगुलेट हो रहे थे। 2 जगह हमें कंट्रोल करना था, 2 जगह हमें व्यापार का भी काम देखना था। तो कंपनी के कार्यों के सुपरविजन के लिए क्या काम किया गया? इंग्लैंड में ही, कहा? इंग्लैंड में ही 2 संस्थाएं बनाई गई। और वो 2 संस्थाएं क्या क्या थी? एक तो निदेशक मंडल था और एक स्वत्वधारी मंडल था। एक निदेशक मंडल था और एक स्वत्वधारी मंडल था, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। और इन दोनों संस्थाओं पर कंट्रोल किसका बनाया गया भाई? रेगुलेटिंग एक्ट किसने बनाया? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। तो ये दोनों संस्थाएं पर कंट्रोल भी किसका होगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट का होगा। तो इन दोनों संस्थाओं पर जो कंट्रोल बनाया गया, इन दोनों संस्थाओं पर जो कंट्रोल बनाया गया वो किसका बनाया गया माय डियर? ब्रिटिश संसद का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का। जो नियंत्रण रहा, जो मॉनिटरिंग रही, वो किसकी रही? ब्रिटिश संसद की। तो ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में ये दोनों संस्थाएं कार्य कर रही थी और इन दोनों संस्थाओं का कार्य क्या था? कंपनी के कार्यों को सुपरविजन करना, ना केवल भारत में बल्कि ब्रिटेन में भी। यहां तक की बात आई थिंक आपको क्लियर है? यहां तक की बात आई थिंक आपको क्लियर है? अब एक प्रश्न ये बनता है कि निदेशक मंडल जो था, इन निदेशक मंडल में आखिर कौन लोग बैठते थे? ये कौन लोग थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाले लोग। और ये कौन लोग थे जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में आते थे? तो मेरे भाई, जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स थे ये कलेक्टिव बॉडी थी कंपनी के शेयर होल्डर्स की। दिस इज द कलेक्टिव बॉडी ऑफ कंपनी शेयर होल्डर्स। मतलब कंपनी में जिन जिन लोगों की हिस्सेदारी थी, जिन जिन लोगों के शेयर थे, वो लोगों की ये एक कलेक्टिव बॉडी थी। ये आप मान सकते हैं कि ये कंप्लीट कंपनी थी, ऐसा समझ लीजिए। और जो निदेशक मंडल था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देखो एक चीज समझो कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती हैं, उनमें आपने नाम सुना होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये वही लोग होते हैं जो कंपनी के काम को आगे बढ़ाते हैं, जो प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, कैसे उत्पादन बढ़ाया जाए, कैसे उसकी सप्लाई चेन डेवलप किया जाए, कैसे उसकी मार्केटिंग की जाए, या कैसे उस प्रोडक्ट को बाजार में लॉन्च किया जाए, और कितना मुनाफा हमें होगा, कितना नुकसान हमें होगा। इस सारी गतिविधियों की जो रणनीति तैयार की जाती है वो यही तो होते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो यही तो थे निदेशक मंडल। अभी हम बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ये ऐसे मान लीजिए कि यहाँ मोर पावरफुल लोग थे जो स्वत्वधारी मंडल के अंतर्गत थे, पूरी कलेक्टिव बॉडी थी, और यहाँ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बैठे थे जिनको ये देखना था कि भैया आखिर ये बिजनेस कैसे होगा, आखिर ये व्यापार होगा कैसे आगे बढ़ाए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, क्लियर कट। अब ये दोनों जो कि कंपनियों के लिए काम कर रही थी संस्थाएं, तो इन पे लेकिन फाइनल कंट्रोल किसका था? कंट्रोल तो मेरे भाई किसका था? ब्रिटिश पार्लियामेंट का था, ब्रिटिश संसद का था। क्योंकि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये बात समझ में आ गई थी कि इनको ढीला नहीं छोड़ना है, लगाम ढीली नहीं छोड़नी है, क्योंकि ढीली छोड़ के देख लिया था एक बार, और नतीजा क्या निकला था? नतीजा वही निकला था ना कि कंपनी की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि 10 लाख पाउंड उधार लेने पड़ रहे थे ब्रिटिश संसद से। तो अब ब्रिटिश संसद बहुत सीरियस हो चुकी थी कि भैया हमें व्यापार निकालना है तो हमें इन पे दबाव तो बनाना पड़ेगा, कंट्रोल तो करना पड़ेगा, लगाम अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। और वही लगाम ले ली कैसे? ये ब्रिटिश संसद ने इन दोनों बॉडीज पर कंट्रोल करके, नाउ दीज टू बॉडीज आर अंडर कंट्रोल बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। गॉट इट? ओके, आगे बढ़ते हैं।
अभी तक 1773 रेगुलेटरी एक्ट के माध्यम से 2 बॉडी बन चुकी हैं। भारत में भी वो देखेंगे कंट्रोल और ब्रिटेन में भी देखेंगे, लेकिन वो दोनों बॉडी किसके कंट्रोल में रहेंगी? वो दोनों बॉडी रहेंगी ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में। और वो दोनों बॉडीज कौन कौन सी है साहब? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, मतलब स्वत्वधारी मंडल और एक निदेशक मंडल। यहां से आगे बढ़ते हैं। अब इसमें और क्या प्रावधान किया गया? एक प्रावधान हमने पढ़ा, अभी इसमें दूसरा प्रावधान क्या किया गया? दूसरा प्रावधान ये हुआ साहब कि जो फोर्ट विलियम था, फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी, बंगाल में थी भाई फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी, और इसी प्रेसिडेंसी का ये कौन सी जगह? एक्चुअली ये कलकत्ता था। अब इस 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में एक बात और निर्धारित की गई कि भैया अब जो बंगाल का गवर्नर होगा ना, जो बंगाल का गवर्नर होगा वो अब गवर्नर नहीं कहा जाएगा, वो अब कहा जाएगा गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल। और ये गवर्नर जनरल कौन हुए पहले? ये गवर्नर जनरल हुए वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग। तो ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, गवर्नर पहले कहा जाता था, अब ये कहा जाने लगा साहब गवर्नर जनरल। और ये कौन व्यक्ति बना? वॉरेन हेस्टिंग। तो गवर्नर जनरल जो प्रशासक बना, जो राजा बना, जो किसका बना? कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी थी। तो यहाँ का जो शासक बना, जो यहाँ का प्रशासक हुआ, जो यहाँ का प्रशासक हुआ, जो रूलर हुआ यहाँ का, वो क्या करेगा आगे? आगे वो जितने भी अंग्रेजी क्षेत्र थे, जितने भी अंग्रेजी क्षेत्र थे, मतलब ब्रिटिश डोमिनियन स्टेट थे या ब्रिटिश डोमिनियन एरिया थे, इन सब पर भी कंट्रोल करेगा, इन सब का भी वही रूलर होगा। अब अंग्रेजी क्षेत्र कौन कौन से थे ये बात समझ लीजिए। तो वो कौन होगा? इनका भी कौन होगा साहब? गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। तो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी जो कलकत्ता में थी, इसका जो राजा होगा, इसका जो शासक होगा या इसका जो गवर्नर जनरल होगा, वो अब ना केवल कलकत्ता का शासन देखेगा, ना केवल कलकत्ता को देखेगा या फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी को देखेगा, बल्कि जो अंग्रेजी क्षेत्र थे जहां अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य जमा लिया था, उन पे भी राज करेगा, उनकी भी व्यवस्था को भी देखेगा और वहां पे भी वो शासन संबंधी और व्यापार संबंधी गतिविधियों पर नजर रखेगा। क्योंकि आप समझो ना कि भैया हमने पहले बात करी थी कि जो 2 बॉडीज होंगी, वो दोनों बॉडीज पे कंट्रोल किसका रहेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट का रहेगा। तो भैया भारत में क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडिया में आएगी इन 2 बॉडीज पर नजर रखने के लिए? नहीं ना। तो यहां कौन बैठा है उनका आदमी? गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। तो ये गवर्नर जनरल को और पावर्स दी गई और इनको क्या कहा गया साहब? इनको कहा गया कि भैया आप ना केवल कलकत्ता विलियम प्रेसिडेंसी का देखेंगे, बल्कि अंग्रेजी क्षेत्रों का भी देखेंगे। और ये अंग्रेजी क्षेत्र कौन कौन से थे साहब? बंगाल, मुंबई, मद्रास। कलकत्ता तो था ही था, लेकिन अब बंगाल, मुंबई, मद्रास, इन तीनों क्षेत्रों का भी शासन कौन देखेगा? गवर्नर जनरल देखेगा। गवर्नर जनरल सुपरवाइज करेगा। इनको अभी कंट्रोल किसके हाथों में आ गया? गवर्नर जनरल के हाथों में आ गया। और भैया ये गवर्नर जनरल जो होगा ना मेरे भाइयों, अकेला नहीं होगा। गवर्नर जनरल की मदद करने के लिए एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। गवर्नर जनरल अकेले काम नहीं करेगा, गवर्नर जनरल की मदद के लिए एक कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा। तो इसकी मदद करने के लिए कौन होगा? इसकी मदद करने के लिए कार्यकारिणी परिषद एक बनी जाएगी। कार्यकारिणी परिषद का भी गठन किया गया। इसमें कितने सदस्य होंगे साहब? इसमें होंगे 4 सदस्य।
4 सदस्य होंगे और ये 4 सदस्य एक्चुअली 4 पार्षद होंगे, क्योंकि परिषद है, कार्यकारिणी परिषद है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ये। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का टोटल मेंबर इसमें 4 होंगे। और ये 4 सदस्य कौन कौन थे? ये 4 सदस्य कौन कौन थे मेरे भाइयों? ये 4 सदस्य, पहले सदस्य का नाम था फिलिप फ्रांसिस, फिलिप फ्रांसिस। दूसरे थे क्लेवरिंग, और ये मॉन्सेन, और चौथे थे बर्वेल। तो ये कार्यकारिणी के या एग्जीक्यूटिव काउंसिल के दीज आर द 4 मेंबर्स। नंबर 1 इज फिलिप फ्रांसिस, एंड सेकंड क्लेवरिंग, एंड थर्ड मॉन्सेन, एंड फोर्थ बर्वेल। तो ये 4 लोगों की, इन 4 लोगों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी, जो किसकी मदद करेगी? गवर्नर जनरल की। और गवर्नर जनरल कौन थे भाई? वॉरेन हेस्टिंग थे। अब जो गवर्नर जनरल था वो ना केवल फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के शासक था, बल्कि अंग्रेजी क्षेत्रों का भी शासक हो गया 1773 के प्रावधान में। और वो क्षेत्र कौन कौन से हुए? बंगाल, मुंबई और मद्रास। अब ये जो गवर्नर जनरल था ये अकेला नहीं था। इस एक्ट के माध्यम से इसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एक इसकी या फिर कार्यकारिणी परिषद का भी गठन किया गया, जिसमें 4 लोग थे। लेकिन अपना मत देने का जो बहुमत की स्थिति वाली सिचुएशन थी, बहुमत वाली, तो उसमें गवर्नर जनरल को थी। मान लीजिए कोई मुद्दा अगर होता है और ये 4 लोग उस पर अपना मत देते हैं, इनमें से ये 2 व्यक्ति पक्ष में हैं और ये 2 व्यक्ति विपक्ष में हैं, तो ये तो टाइम वाली सिचुएशन हो गई। तो ऐसे स्थिति में निर्णायक वोट देने का जो अधिकार था वो किसको था? गवर्नर जनरल को था। अब वो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग अगर यहां एक मत अपना दे दे तो भैया पक्ष में बात चली जाएगी, और अगर वो अपना मत यहां दे दे तो ये विपक्ष में बात चली जाएगी। ये पक्ष में चली जाएगी और ये विपक्ष में चली जाएगी। यहां तक बात क्लियर है? तो ना केवल गवर्नर जनरल अब अकेला था, बल्कि अब उसकी मदद करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बना दी गई, जिसमें 4 सदस्य रखे गए, 4 पार्षद रखे गए, और उन 4 पार्षदों का नाम था फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, बर्वेल एंड मॉन्सेन। गॉट इट? इतनी बात क्लियर है? तो अब आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल कि हमने कार्यकारिणी और गवर्नर जनरल को यहां तक पढ़ा। अभी आगे हम देखें अगर, तो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, गवर्नर जनरल प्लस परिषद, ये दोनों ही अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी थे। किसके प्रति? निदेशक मंडल के प्रति, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के प्रति। ये दोनों ही बॉडीज उत्तरदायी थी, अकाउंटेबल थी। कहां? मतलब भैया अगर कुछ ऊंचा नीचा होगा, कुछ गड़बड़ अगर होगी, तो ये 2 बॉडीज आर अकाउंटेबल बिफोर द गवर्नर जनरल और उसकी परिषद। ये 2 बॉडीज आर अकाउंटेबल बिफोर द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स निदेशक मंडल, इसके प्रति ये बॉडीज उत्तरदायी थी। ये प्रश्न आता है मेरे भाइयों, ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद किस संस्था के प्रति उत्तरदायी थी? तो आपको पता है किस संस्था के प्रति उत्तरदायी थी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के, निदेशक मंडल के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़े से और प्रावधान इसमें हम पढ़ते हैं। सारे प्रावधान जो भी हुए हैं, जो भी प्रोविजंस हुए हैं, इन सबको आप नोट करते हो चलिए। मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि चीजें कनेक्ट रहें। इसी के साथ कंपनी को जो प्रावधान का सिलसिला हमारा चल रहा है, इसी में कंपनी को 20
वर्षों का एक अधिकार मिल गया। भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि भाई ठीक है, हम आपको 20 वर्षों का एक्सटेंशन देते हैं, 20 वर्षों का लाइसेंस देते हैं काम करने के लिए, लेकिन कोई भी अनियमितताएं नहीं होनी चाहिए, कोई भी इलीगल ट्रेड नहीं होना चाहिए, अवैध गतिविधियां नहीं होनी चाहिए जैसी पहले हो रही थी। पूर्व में 15 वर्षों का लाइसेंस होता था, लेकिन अब हम आपको 20 वर्ष का दे रहे हैं। तो 20 वर्षों तक कंपनी का एक अधिकार हो गया, 20 वर्षों तक कंपनी को एक अधिकार मिल गया। कंपनी को 20 वर्षों का एक अधिकार, एक अधिकार मतलब समझो आप मोनोपोली, मतलब भैया मेरा ही सामान बिकेगा। एक एग्जांपल लो, अगर कहीं पे कोई मिठाई की दुकान है और उसकी मिठाई बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है, बड़ा ही स्वादिष्ट है, चाहे वहां 10 दुकानें हैं, तो उस व्यक्ति की मिठाई के क्षेत्र में मोनोपोली हो गई, एक अधिकार हो गया कि भाई मिठाई चाहिए तो उसी की चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए। तो ऐसा कुछ एक अधिकार था, मतलब कि किसी और को कोई राइट नहीं व्यापार करने का। तो 20 वर्षों के लिए कंपनी को अधिकार मिल गया। किस किस चीज के लिए एक अधिकार मिल गया कि भैया आप व्यापार भी करेंगे, आप व्यापार भी करेंगे और आप प्रशासन भी देखेंगे, आप व्यापार भी करेंगे और प्रशासन भी देखेंगे। तो तभी तो कंपनी को जब 20 वर्षों के लिए एक अधिकार मिल गया, तभी तो इन कंपनी के इन कार्यों को देखने के लिए जो 2 बॉडीज बनी, उनकी नजर में तो काम हो रहे थे। 2 बॉडीज में कौन कौन सी बताई अभी हमने, निदेशक मंडल और स्वत्वधारी मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। और उनके ऊपर नजर रखने के लिए कौन बैठ गया साहब, उनके ऊपर नजर कौन रखेगा, उनके ऊपर नजर रखेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद। किसके माध्यम से रखेगा, तो उनका एक आदमी यहां बैठा है मेरे भाइयों, गवर्नर जनरल, अपनी परिषद के माध्यम से इन पर नजर रखेगा। तो कंपनी को 20 वर्षों का एक अधिकार भी मिल गया। अगली बात करते हैं, अगली बात इसमें क्या हुआ, जो कंपनी 1773 का रेगुलेटरी एक्ट आने से पहले रिश्वत में लगी हुई थी, भ्रष्टाचार में लगी हुई थी, निजी व्यापार में लगी हुई थी, मतलब उसके लोग लगे हुए थे, जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया इसके माध्यम से कि भैया कोई भी निजी व्यापार नहीं करेगा, किसी से कोई भी रिश्वत नहीं लेगा। अगर इसकी शिकायत मिल गई तो क्या होगा, अगर शिकायत मिल गई तो उसको यहां से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा, देन वो जो जाएगा वो वापस कट डालेगा। तो यहां से रिश्वत व निजी व्यापार पर क्या कर दिया गया, रिश्वत और निजी व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया मेरे भाइयों। रिश्वत व निजी व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया, ये प्रावधान भी यहां पर किया गया। अगली बात करते हैं, इसी एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कब की गई, 1774 में। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में। लेकिन महोदय ये वो सुप्रीम कोर्ट नहीं था जो आज हमारी दिल्ली में है, ये बात याद रखना। ये वो सुप्रीम कोर्ट नहीं था जो आज हमारी दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय है। ये केवल एक लोकल कोर्ट थी, एक स्थानीय न्यायालय था। जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है वो 1935 के अधिनियम से इवोल्यूट हुआ है, ना कि यहां से। ये प्रश्न बनता है, ये सवाल पूछा जाता है, अक्सर परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय है उसका प्रादुर्भाव या उसका उद्गम या उसको कहां से लिया गया, किस अधिनियम के माध्यम से वो आया है। तो प्रश्न का आंसर 1773 का रेगुलेटरी एक्ट कभी नहीं होगा, कतई नहीं होगा। क्या होगा,
आंसर इसका 1935 का अधिनियम होगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई मेरे भाई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में, इसी 1773 के माध्यम से। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो हुई, तो भैया एक तो इसका क्या होगा, एक मुख्य न्यायाधीश होगा, एक प्रधान न्यायाधीश होगा, एक चीफ जस्टिस होगा, और इसके अलावा भाई 3 जो होंगे वो अन्य न्यायाधीश होंगे, 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। इन 3 अन्य न्यायाधीशों में जो लोग थे, वो पहला नाम किसका था भाई, पहला नाम था चैम्बर्स, नंबर 2 लेमिस्टर, और नंबर 3 हाइड। तो ये 3 अन्य न्यायाधीश थे, और जो एक मुख्य न्यायाधीश थे, जो सीजेआई थे, चीफ जस्टिस थे, इनका नाम था साहब एलिजा इम्पे। इनका नाम था एलिजा इम्पे। तो ये सुप्रीम कोर्ट की पूरा स्ट्रक्चर था। 1774 में इस एक्ट के माध्यम से इसका गठन किया गया, और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, एक प्रधान न्यायाधीश को रखा गया, और 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लेमिस्टर, हाइड। प्रश्न समटाइम्स आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन 1774 में गठित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे या नहीं थे। ऑप्शन में देगा इनको या किसी को हटाएगा। कभी कभी मुख्य न्यायाधीश पूछ लेता है, तो आपको ये सारे होने चाहिए। प्रश्न बनता है अक्सर कि सर्वोच्च न्यायालय जो 1774 में गठित किया गया था कलकत्ता में, उसके मुख्य न्यायाधीश थे, और मुख्य न्यायाधीश में सारे नाम होंगे, चैम्बर्स, लेमिस्टर, हाइड, और नीचे ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई आप लोग बहुत अच्छे से अपने दिमाग में ये नाम बिठा लेना, क्योंकि ये नाम तो सारे चैम्बर्स, लेमिस्टर, हाइड, ये सारे जज तो थे, लेकिन ये अदर जस्टिस थे। बट मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्पे थे, ना कि इनमें से कौन, इनमें से कोई और। तो ये नाम अच्छे से आप समझ लीजिए। एक छोटी सी कहानी यहां मैं बताना चाहूंगा एलिजा इम्पे के बारे में। देखो एलिजा इम्पे और वॉरेन हेस्टिंग और एलिजा इम्पे, ये दोनों कौन थे साहब, ये दोनों थे साहब फ्रेंड्स, ये दोनों थे फ्रेंड्स। एलिजा इम्पे और वॉरेन हेस्टिंग्स दोनों दोस्त थे, दोनों परम मित्र थे। इसी समय एक केस घसीटा बेगम का सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था। घसीटा बेगम का एक केस सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था, जिस केस के लिए वॉरेन हेस्टिंग ने कहा था कि इस घसीटा बेगम को, इम्पे साहब आप फांसी की सजा सुना दो, कि इस घसीटा बेगम को आप जो है फांसी की सजा सुना दो। काहे की सजा, फांसी की। और चूंकि ये बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे मित्र थे। देखो घसीटा बेगम जो थी एक धोखेबाज थी, जिसने हमारे भारतीयों को धोखा दिया था और हमारे साथ गद्दारी कर रही थी। और अंततः पता नहीं इनके साथ क्या हुआ, जो भी चीजें थी जिसके चलते इन्होंने कहा कि इसको फांसी दे दी जाए, और इस घसीटा बेगम को फांसी की सजा एलिजा इम्पे सुना देते हैं। लेकिन सजा तो सुना देते हैं, ये बात छुप नहीं पाती, वहीं तक सीमित नहीं रह पाती, और ये बात पहुंच जाती है कहां, गवर्नर जनरल की जो बात थी इनके साथ मिलकर, और ये बात पहुंच जाती कहां, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश संसद में। भाई गवर्नर जनरल अकेला थोड़ी था, किसी भी बॉडी में एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी थी तो वहां पे तो और भी लोग थे साहब, 4 लोग और थे, हमने नाम बताए थे अभी। तो किसी ना किसी के माध्यम से ये बात ब्रिटिश पार्लियामेंट पहुंच जाती है, और जब ब्रिटिश पार्लियामेंट पहुंच जाती है, उनको ये सूचना मिल जाती है कि एक महिला घसीटा बेगम थी जिसको न्यायोचित तरीके से फांसी की सजा नहीं सुनाई गई है, कुछ गलत हुआ है। तो भैया इनका कम बैक का टिकट कट जाता है कि भैया घर वापसी हो जाएगी अब आपकी। तो वॉरेन हेस्टिंग को वापस
कहाँ बुला लिया जाता है? वॉरेन हेस्टिंग को वापस बुला लिया जाता है, कहाँ? ब्रिटेन। और ब्रिटेन में बुलाने के बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर महाअभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। महाअभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि पहले गवर्नर जनरल कौन हुए जिन पर ब्रिटेन में महाअभियोग की प्रक्रिया चलाई गई, जिनको महाअभियोग की प्रक्रिया चलाकर पद से निष्कासित किया गया। तो सबसे पहले गवर्नर जनरल जो भारत में शासन कर रहे थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे, और यही पहले थे, यही अंतिम थे, ये बात नोट कीजिएगा। तो वॉरेन हेस्टिंग में ये प्रकरण था इनसे संबंधित, तो इनको वापस ब्रिटेन जाना पड़ता है और महाअभियोग की प्रक्रिया इनके ऊपर चलाई जाती है। तो इतनी चीज आई थिंक आपको क्लियर होगी। सारी चीजें हमने ये पढ़ी, लेकिन अभी एक बात आप समझे कि इस 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की जो इंपॉर्टेंस थी, बस इतना आप समझें कि भारत में इसी एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हुआ। ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हुआ, पहली बात। और भारत में दूसरी बात जो है, केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। ये महत्व है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का कि ब्रिटिश संसद का पूर्णतः नियंत्रण इसी एक्ट के माध्यम से हुआ। कैसे हुआ वो अभी हमने डिस्कस किया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स किसके अंडर में काम करेंगे? गवर्नर जनरल उनको मॉनिटर करेगा और ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में ही काम करेंगे, उसका सुपरविजन ही रहेगा उस पर। तो इस तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट का नियंत्रण भारत में हो चुका था। केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ गई थी, चूंकि सब कुछ मैनेज किसके द्वारा किया जा रहा था? केंद्र के द्वारा किया जा रहा था, गवर्नर जनरल के द्वारा किया जा रहा था। तो ये बात आप लोगों को क्लियर होगी। यहां से हमने अभी तक इसमें क्या क्या पढ़ा, क्या क्या स्टडी की, थोड़ा सा ब्रीफ में हम करते हैं। 1773 को लाने के लिए उसका कारण हमने पढ़े कि कारण क्या थे? अवैध गतिविधियां हो गई थी, भ्रष्टाचार हो रहा था, बहुत ज्यादा इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी, निजी व्यापार हो रहा था, जिसकी वजह से कंपनी की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी और 10 लाख पाउंड का उधार भी ब्रिटिश संसद से लेना पड़ा, जिसकी वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये इल्म होता है कि भारत में कुछ ना कुछ अवैध गतिविधियां चल रही हैं, और 1773 के एक्ट के माध्यम से वो एक कानून लेकर आते हैं और इस पूरे बिजनेस को, पूरे ट्रेड को रेगुलेट कर देते हैं। और रेगुलेट करने के बाद इसमें प्रावधान जो प्रोविजंस किए जाते हैं, वो प्रोविजन में सबसे पहला प्रोविजन होता है कि भैया बंगाल का जो गवर्नर होगा वो गवर्नर जनरल कहा जाएगा। बंगाल का गवर्नर है, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और वो कौन हुए? वॉरेन हेस्टिंग हुए। तो अब गवर्नर जनरल हो चुका था। इसके बाद में आगे न केवल गवर्नर जनरल होगा, इसके लिए 4 सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद भी बनाई जाएगी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई जाएगी, और जिसमें 4 सदस्य होंगे। हमने 4 सदस्यों के नाम उसमें हमने पढ़े, और 4 सदस्य कौन कौन से थे साहब? फिलिप फ्रांसिस थे, एक बॉर्बल थे, एक बर्बन थे, एक मॉन्सन थे, सॉरी एक क्लेबरिंग थे। तो ये 4 सदस्य भी थे। लेकिन ये गवर्नमेंट जनरल और इसकी परिषद मिलकर जो काम करती थी, इन पर जो कंट्रोल रहता था, जो इस पर नियंत्रण था, तो वो कौन था? वो किसका था साहब? वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का ही था। कंपनी के कार्यों पर, कंपनी के जितने भी कार्य हो रहे थे, उन कंपनी के कार्यों पर कंट्रोल करने के लिए 2 बॉडीज बनाई गई। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था और एक कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स था। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स जो थे, जो स्वत्वधारी मंडल था, वो कलेक्टिव बॉडी था शेयर होल्डर्स का कंपनी के। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, जो निदेशक मंडल था, वो उसी से चुने गए कुछ शेयर होल्डर्स थे। इन दोनों बॉडीज पर, जो कंपनी के कार्यों पर नजर रख रही हैं, इन दोनों बॉडीज पर फाइनल कंट्रोल किसका रहेगा साहब? फाइनल कंट्रोल रहेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट का। और वो कंट्रोल कैसे करेगा? उसका एक नुमाइंदा, उसका एक अधिकारी गवर्नर जनरल बंगाल में बैठा है, जो ना केवल कलकत्ता फोर्ट विलियम का
शासन देखेगा, कलकत्ता फोर्ट विलियम में होने वाली एक्टिविटीज को देखेगा, बल्कि जितने भी अंग्रेजी क्षेत्र हैं उनके भी मैनेजमेंट को देखेगा। वो कौन कौन से थे? वो बंगाल था हमारा, वो हमारा मुंबई था, वो हमारा मद्रास था। तो अब वो भी सब कौन देखेगा? गवर्नर जनरल, और उसका काम था इस पर नजर रखना। तो इतनी बात आपको समझ आ गई। इसके बाद इसी के माध्यम से 20 वर्षों का मोनोपोली दिया गया कंपनी को व्यापार और प्रशासन दोनों को करने के लिए। रिश्वत और निजी व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। इसी एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सीजेआई कौन थे साहब? एलिजा एम्पे थे। और लेमिस्टर, हाइड और चेम्बर्स, ये जो थे ये अन्य न्यायाधीश थे। और घसीटा बेगम को इन्होंने फांसी पे चढ़वाया था वॉरेन हेस्टिंग ने, जिसकी वजह से उनके ऊपर पहले गवर्नर जनरल भारत के वो हुए, जिनके ऊपर महाअभियोग की प्रक्रिया को चलाकर उनको पद से हटाया गया और वापस ब्रिटेन बुलाया गया। महत्व इसका यह है कि केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी इसी एक्ट के माध्यम से भारत में पहली बार। दूसरी बात कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का पूर्णतः नियंत्रण, पूर्णतः तो नहीं कहेंगे लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट का नियंत्रण होना शुरू हो गया इसी एक्ट के माध्यम से। तो इतना हमने अभी तक पढ़ा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। आशा है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। आप लोग अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।